वेलकम एवरीवन इन निटजी गुरु क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कंपलसरी इसको पूछा जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बड़े सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन लिखे। जैसे पहला दिख रहा होगा आप लोग को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मेन मीनिंग समझिए। यूनिवर्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं सब बेसिकली ये दो रिएक्शन के अंदर ही आती हैं। मीन्स दे आर द फादर एंड मदर रिएक्शन और बाकी सारे रिएक्शन इनके अंदर रहते हैं। ठीक है, सेकेंड आप पार्ट देख पा रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बच्चों थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद हम देखेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दो टाइप का है। मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन इंगेज होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन दे आर नॉट कंप्लीट रिएक्शन, they are half reaction and when they combine with each other to form complete redox reaction। तो redox के अंदर आएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हाफ रिएक्शन रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा जाता है। अब चलिए बच्चों, एक एक रिएक्शन को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। अब बच्चों फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने पहली लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, हमने लिखा है कि इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल रिएक्शन एंड नेवर गोज टू कंप्लीशन। मतलब समझिए, आपको पता है एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो लोग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। दिस इज आवर प्रोडक्ट और यह है हमारा रिएक्टेंट। ओके, अब मैंने इसको बाई डायरेक्शनल बोला है, इसका मतलब है कि ए से बी बनेगा और बी से ए वापस बनेगा। मतलब जब ए से बी बन रहा है दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक और रिएक्शन होगा बैकवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स कि अब बी बन जाएगा रिएक्टेंट और फाइनली ए क्या रोल प्ले करेगा? प्रोडक्ट का। तो दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, बिकॉज ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स कि ये ऐसा इकलौता रिएक्शन होगा जिसमें इक्विलिब्रियम का स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि हमने पहले ही जाना है इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या हो, नियरली सेम हो। एक मैं आप लोग को इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बच्चों आपने टग ऑफ वॉर गेम देखा है, रस्सी खींचने वाला, दो टीम होती हैं और रस्सी खींचते हैं अपनी अपनी ओर। बाई चांस ऐसा मान लीजिए कि दोनों टीम का स्ट्रेंथ सेम हो, लाइक दिस, लुक एट दिस। ये मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग है और मैं दोनों ओर से इक्वल फोर्स से खींच रहा हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है कि रिएक्शन कहीं नहीं जा रही है, वहीं होल्डेड है, रुकी हुई है। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है। आपको लगा रिएक्शन रुकी हुई है, रिएक्शन रुकी हुई मीन्स आप कौन से पॉइंट पे हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि वहाँ पर आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। बट एक्चुअल में मुझे बताइए कि क्या वहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। टग ऑफ वॉर में दोनों टीम इक्वल फोर्स से लगातार मेहनत कर रही है। हालांकि दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम है तो आपको रस्सी कहीं जाती हुई दिखाई, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं देगी। पर ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम भी आता है वो भी क्या रहेगा? डायनेमिक नेचर का रहेगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में खास बात होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, वहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट आता है और इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक नेचर का होता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ इसमें लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर ओनली द हाइपोथेटिकल थॉट। यूनिवर्स में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो रिवर्सिबल मैनर में कंप्लीट होता हो। पर जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको लूँगा, जैसे मान लीजिए हमने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो हमको पता है आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर। सिमिलरली यही वाटर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस
आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है। तो हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बोल सकते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली रिवर्सिबल 100% रिवर्सिबल कोई रिएक्शन नहीं होती। एक दो और रिएक्शन अगर हम केमिस्ट्री में देखना चाहें तो बच्चों I2H2 और I2 हाइड्रोजन और आयोडीन गैस दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसे भी रिवर्सिबल लिया जा सकता है, पर लिया जा सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो दे आर द सम इक्वेशंस। और हमेशा जान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब 2 एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, दैट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक चीज जान लीजिए, हम जितने भी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेबल रिएक्शन पढ़ते हैं दे ऑल आर इररिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब सारे रिएक्शन जो हमारे आसपास दिखते हैं उनके ग्रैंडफादर हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, और ये रिवर्सिबल का जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्सिबल बाई डायरेक्शनल था, दैट्स वाई इररिवर्सिबल रिएक्शन शुड बी यूनिडायरेक्शनल। मतलब यहाँ रिएक्टेंट से आप सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था बिकॉज वो बाई डायरेक्शनल था, तो इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारे आसपास की सारी रिएक्शन, सारे केमिकल रिएक्शन सभी के सभी क्या हैं, इररिवर्सिबल इन नेचर हैं। तो अगर मैं इररिवर्सिबल रिएक्शन के अगर दोस्तों एग्जाम्पल लूँगा तो इसके एग्जाम्पल में तो हर वो केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हम सुनते हैं, जैसे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितने भी हमारे सिलेबस में केमिकल रिएक्शंस हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए दोस्तों अब हम अपने थर्ड रिएक्शन पे जाएंगे। अब दोस्तों बारी है रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सीखने के बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन सीखने की। तो नेक्स्ट हमारे सामने है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हीट और टेम्परेचर के टर्म में देखा जाए तो उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। ऐसे रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करे उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और जो एटमॉस्फेयर या सेल्फ से हीट रिलीज करे एटमॉस्फेयर में तो उसको एक्सोथर्मिक का नाम देंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप पढ़ पा रहे होंगे कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मतलब उन्होंने एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब किया। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर हीट एब्जॉर्ब किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, एज वेल एज उसके टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करे दैट इज एंडोथर्मिक, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चों, और हीट का मतलब होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बच्चों, ये थोड़ा सा इसका दूसरा नाम है चेंज इन एंथैल्पी। इसका नाम क्या है, डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। ये एंथैल्पी वर्ड थोड़ा आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है। मीनिंग क्या होता है एंथैल्पी का, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताऊं तो दिस इज डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है NCP डेल्टा T, वेयर CP इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। आप हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको पता है टेम्परेचर राइज करेगा। थर्ड लाइन आप पढ़िए कि टेम्परेचर जनरली राइज करेगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई है ये तो परमानेंट पॉजिटिव है। हर मटेरियल का अपना हीट कैपेसिटी होता है, जैसे वाटर का अलग होता है, वेपर का अलग होता है, 9th क्लास में आपने सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं पाऊँगा कि मेरा चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आया। ओके, तो ये हमारे 3 लाइन थे एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड। एक इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं और जिनमें बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, बॉन्ड तोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैं बोल रहा हूँ NaCl का मेरा एक कंपाउंड है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे NaCl के बीच के इस आयनिक बॉन्ड को या कोवलेंट बॉन्ड जो भी बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। तो दोस्तों आप देखिए कि ये जो NaCl पहले था ये स्टेबल फॉर्म में था, एग्जिस्ट कर रहा था सॉलिड स्टेट में, और वो खुश था। बट अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे बाहर से एनर्जी
एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और वो एनर्जी इतनी हो जाए कि ये बॉन्ड ब्रेक करके Na+ और Cl- में ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर मैं बाहर से एनर्जी नहीं लेता तो क्या ये बॉन्ड कभी ब्रेक करता? क्या नहीं। इसी से एक कॉन्सेप्चुअल लाइन निकल रही है सामने जो आपको हमेशा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कंफ्यूज होने से प्रोटेक्ट करेगी कि जब भी बॉन्ड डिसोसिएट होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और बच्चों इससे एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गई कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। तो जहां भी ब्रेकिंग रिएक्शन होंगी दे ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो आप देख सकते हैं NaCl को हमने ब्रेक कर लिया। और एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको दे दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने इसको हीट किया मतलब एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये अगेन सॉलिड है। तो बच्चों ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर। या मान लीजिए हमारे पास PCl5 है, PCl5 की हमने हीटिंग कर दी तो वो टूट गया PCl3 और Cl2 में। तो ये सब क्या हो रहा है, जब जब डिकम्पोजिशन हो रहा है एंडोथर्मिक नेचर का रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसी का रिवर्स रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हमने क्या किया था, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब किया था। एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज किया जाएगा। तो आप पढ़ पा रहे हैं कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीजेज हीट इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब जिस रिएक्शन में एटमॉस्फेयर को हीट दिया जाए तो हमारी इंटरनल हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रिएक्टेंट में पहले से था वो डिक्रीज करने लगेगा। और अगर हीट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मींस फाइनल हीट इनिशियल से कम आ रही है, तो उस केस में आप बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी ΔH की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। बिल्कुल रिवर्स है, एंडोथर्मिक के लिए ΔH पॉजिटिव हुआ था, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होगा। हमने एक और बात पढ़ी थी एंडोथर्मिक में, ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड का डिसोसिएशन होता था वो एंडोथर्मिक थे। तो उसी का रिवर्स कर दीजिए कि ऐसे केमिकल रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड एसोसिएट हो, मतलब आपस में कंबाइन हो, बॉन्ड बनाएं, ऐसे रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में लेने हैं। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मान लीजिए आप सन को देखिए। कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं तो यही एग्जांपल दिमाग में लाइएगा। हमारा स्टार सन है सूरज, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप मतलब जो ड्यूटेरियम होता है वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन होके क्या जनरेट करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम, और इसके साथ साथ हैवी अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बच्चों वहाँ से सन, बताइए सन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कि सारे अपने सौर मंडल के बाकी सारे प्लेनेट को हीट रिलीज कर रहा है। तो आप सबको पता है अर्थ को हीट मिल रहा है सन से, मतलब सन रिलीज कर रहा है हीट। क्यों रिलीज कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और यहाँ दो सिंपल एटम्स आपस से मिलकर एक हैवी एटम का जनरेशन कर रहे हैं। तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स एंडोथर्मिक, बॉन्ड एसोसिएशन मीन्स आपस में दो एटम्स का आके जुड़ना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का इंटरेक्शन हाइड्रोजन के साथ 3 मोल से करा दिया, उससे अमोनिया का जनरेशन हुआ, दोनों आपस में आके एसोसिएट हुए हैं और अमोनिया मॉलिक्यूल जनरेट किए हैं। तो ये भी हमेशा क्या, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज किया जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम यहाँ पर और कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, ये गैस है, ये सॉलिड है, यहाँ दोनों ही गैसेज है। कई बार बच्चों आपको इस फॉर्म में लिखना चाहिए, ओके। तो यहाँ से जनरेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ दो एटम आपस में एसोसिएट होके हैवी न्यूक्लियस जनरेट कर रहे हैं, बड़े एटम बना रहे हैं। तो ये भी कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो होप सो सबको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो उनके डिफरेंस आप अब लिख पाएंगे। अब चलिए बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हमारे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये सब स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कह रहा है
Those reaction in which two or more elements or compounds combine together to form a single compound are called combination reaction under suitable condition. Under suitable condition बोलना जरूरी है बिकॉज जो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर एक जो एलिमेंट होता है सबसे इंटरैक्ट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एलिमेंट का एक अपना स्पेसिफिक नेचर होगा। कुछ एलिमेंट केवल कुछ ही एलिमेंट से इंटरैक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, कुछ एलिमेंट के साथ इंटरैक्शन नहीं करेंगे। तो वो बात पे थोड़ा ध्यान देना, इसलिए हमने लिख दिया था सुटेबल कंडीशन। अब ध्यान से देखिए कि आपको बोला गया है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सिंगल कंपाउंड बोलने से एक चीज़ आप समझ गए कि दो रिएक्टेंट लाइक ए और बी, मेरे पास ये दो रिएक्टेंट है और वो हमेशा फॉर्म करके केवल एक प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट में केवल एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे टाइप का रिएक्शन है प्यारे दोस्तों कि उसमें बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता। इसके अलावा आप देखेंगे कि केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये कुछ डिफरेंट क्लासिफाई किया जाता है कुछ डिफरेंट पार्ट में। तो वो कौन कौन से पार्ट है अब हम नेक्स्ट उसको कवर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, केमिकल रिएक्शन के जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जिसे मैंने अभी दो पार्ट आपके लिए लिखा है कि फर्स्ट पार्ट आप ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेंगे जिसमें दो एलिमेंट डायरेक्ट एक दूसरे से कंबाइन होंगे और फाइनली प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि कार्बन सॉलिड का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करा रहा हूँ, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO2। और बस एक प्रोडक्ट आया, कोई इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट नहीं आया, मीन्स दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हियर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इंटरैक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आयरन का रिएक्शन अब हम लोग सल्फर से करा रहे हैं। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये हमेशा स्टेट है, मतलब बहुत से बच्चे इसको लेके टेंशन में जाते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, आप उसकी स्टेट को इंडिकेट कीजिएगा, अदरवाइज भी चलता है, ठीक है, बहुत डरने जैसी बात नहीं है। तो दोस्तों आयरन और सल्फर एक दूसरे से डायरेक्ट कंबाइन होकर क्या बना जाएंगे, आयरन सल्फाइड, और ये भी सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ये रिएक्शन देखिए जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से आपस में इंटरैक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इस टाइप के रिएक्शन में एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं और फाइनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म किए हैं। एक दूसरा पार्ट आ जाता है वेयर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एक साइड एलिमेंट होगा और दूसरे साइड एक कंपाउंड आएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड में आप देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, दैट मीन्स कि दिस इज अ कंपाउंड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करूँगा तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएगा, और ये इसको केमिकली हमने बैलेंस कर दिया। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और कार्बन एक एलिमेंट है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक साइड से कंपाउंड आ रहा है, दूसरे साइड से कौन आ रहा है, एलिमेंट। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे और कौन सा गैस बनाएंगे, दिस गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस है। वो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे इंटरैक्ट करके ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देता है, जिससे पहले तो आपको चक्कर आता है, आप बेहोश होते हैं, और फाइनली हमारे हार्ट के पास जब ब्लड पहुंचता नहीं है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है। और आपको पता है जब हार्ट रुक जाता है तब उसको हम लोग बायोलॉजी में डेड बोलते हैं। तो इससे डेथ हो सकती है इंसान की, इस गैस के थ्रू। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स देख रहे थे। पहले टाइप में हमने क्या देखा कि दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकेंड टाइप में हमने देखा कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में इंटरैक्ट करेंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा वन आता है। और थर्ड और लास्ट क्या हो सकता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि जब दो अलग अलग कंपाउंड, पहले एलिमेंट फिर कंपाउंड एलिमेंट एंड लास्ट में व्हेन टू डिफरेंट कंपाउंड्स
आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे और इस बार भी प्रोडक्ट कितना आएगा, तो एक ही आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अमोनिया का रिएक्शन, इसका नाम NH3 का आप याद रख लीजिएगा, दिस इज अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया का रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं, तो इससे जनरेट होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाता है तो हम भी ऐसे ले लेते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड का? तो ये बेसिकली ये केमिकल यूज़ किया जाता है वाइन या ये जो शराब वराब होता है उसके प्रोडक्शन में ये यूज़ किया जाता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड मिक्स कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इंटरैक्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी सॉलिड ही रहता है। अमोनिया का रिएक्शन अब में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जान लीजिए, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज इससे बहुत सारे कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जान लीजिए, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ ऑल एसिड। ओके, तो व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विथ aqueous solution of sulfuric acid then it form ammonium sulfate। ओके, तो इस तरीके से ये अमोनियम सल्फेट, क्या नाम हो गया इसका? अमोनियम सल्फेट। तो आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड भी आपस में एक दूसरे से मिक्स होके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, और जब एक ही प्रोडक्ट आ रहा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारे नए रिएक्शन को। अब डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट अपने केमिकल रिएक्शन को देखेंगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था? दो रिएक्टेंट आपस में इंटरैक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते थे। अभी क्या होगा? जस्ट रिवर्स प्रोसेस कि एक प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट करेगा, टूटेगा। तो आप देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस splits into two or more than two simple substance called under suitable condition is called decomposition reaction। मतलब इसमें क्या होना है कि एक सब्सटेंस मान लीजिए आपका AX है, वो फर्दर किस में टूट जाएगा? A और X दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लाइक HCl है, वो H2 और Cl2 गैस में स्प्लिट कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा जान लीजिए, मैंने इसको नोट करके इसलिए नाम दिया है कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, इसमें आपको बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बिगिनिंग से बताया है कि कभी भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, वो पहले स्टेबल था, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करनी है ताकि उसमें इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब भी हमको डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करना है तो वो अपने आप में किस नेचर का हो गया? एंडोथर्मिक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखो, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड द थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है, इसको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिटेल में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। हमने बोला था तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। अब इसके टाइप को एक एक को एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन से नाम से ही क्लियर है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट और टेम्परेचर। मतलब जब आप किसी कंपाउंड को हीटिंग करते हो, गर्म करते हो, तब एक लिमिट तक तो वो अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है, बट उसके बाद उसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट होंगे, नए कंपाउंड में बदलेगा। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग से जनरेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे बोला है फेरस सल्फेट में मैंने 7H2O वाटर का, मतलब आयरन सल्फेट का ये हाइड्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसका दूसरा नाम अगर आप लोग याद करना चाहो तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रीन विट्रियोल। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जब मैं इसकी हीटिंग करूँगा तब ये सेपरेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स
समझ लो बाहर चले जाएंगे और आयरन सल्फेट अलग हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिसमें हम कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं। कई बार बच्चे हीट को ऐसे ट्रायंगल बना के भी दिखाएगा, तो केमिस्ट्री में ये जो ट्रायंगल है इसका मीनिंग भी हीट होता है। और इसका नाम अगर आप जानना चाहो तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। ये ब्लू कलर का दिखता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। आयरन सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्यूशन ग्रीन विट्रियोल, कॉपर सल्फेट वाला ब्लू विट्रियोल। जब इसकी हीटिंग होगी तो बिल्कुल पहले रिएक्शन की तरह कॉपर सल्फेट अलग और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, अलग कर दिया। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट है। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को डियर स्टूडेंट अगर हम हीट करेंगे तो वो PbO में कन्वर्ट होगा, लेड ऑक्साइड NO2 बनाएगा और साथ में O2 बनाएगा। और इस PbO का नाम आप जान लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथार्ज। इसका क्या नाम है? लिथार्ज। तो लिथार्ज इज लेड ऑक्साइड। तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, वेयर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग और राइजिंग द टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें होगा क्या बच्चों, एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन टाइप का हम सब्सटेंस लेंगे, उसमें ये जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा लाइक वाटर ही है, तो वाटर 2 लोगों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इनको सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब ये H2 और O2 जो उसके मेन जो कंपोनेंट थे उसमें डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक और है हमारे पास एग्जांपल, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर मैं मान लीजिए 2 मोल ले लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। जब मैं इसमें करंट पास कराऊंगा सोडियम क्लोराइड से, तब उससे मुझे मिलेगा सोडियम मेटल अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के थ्रू किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आसानी से बातें समझ में आ रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड जब भी आपको दिखे आप समझ लीजिएगा कि सनलाइट के बारे में बात हो रही है। और जो सन से हमको लाइट मिलती है, जो लाइट एनर्जी मिलती है, उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इस एनर्जी को ही हम लोग फोटोन एनर्जी या क्वांटा के नाम से जानते हैं। तो वो भी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं कि किसी केमिकल को डिकम्पोज करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। तो बच्चों केमिकल डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द लाइट एनर्जी, और मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ सनलाइट। सनलाइट क्योंकि सनलाइट अपने आप में ही एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको मैंने नाम दिया फोटॉन्स और क्वांटा। तो जैसे देख लो यहाँ पर AgCl का मेरा एक सॉलिड सॉल्यूशन है और ये AgCl जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये इमीडिएटली ब्राउन कलर का सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस सेपरेट आउट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली ये क्या है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का केमिकल नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड। बच्चों कई बार आपको सनलाइट को ना ऐसा देगा UV, तो UV दे मतलब आप समझ लीजिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। या कई बार आप लोग को ऐसा देगा Hμ। Hμ के बारे में, Hμ की जो वैल्यू होती है वो होती है एक फोटोन की एनर्जी। और मैंने अभी अभी बोला कि सनलाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स और क्वांटा। तो Hμ दे दे या UV दे दे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर सनलाइट है मीन्स फोटो एनर्जी है। और फोटो एनर्जी H2O को मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन गैस में इवॉल्व कर देता है। तो दे आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक बातें आपको अच्छे से समझ में आई। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आ गया सामने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है कि इसमें डिस्प्लेस करना है। तो होता क्या है, तो दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास AX करके एक एलिमेंट है और उसमें B आया और B की जो रिएक्टिविटी है वो A से ज़्यादा है,
तो ये बी क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस करके खुद एक्स के साथ कंपाउंड बना देगा और ए बाहर रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हायर एक्टिव एलिमेंट अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, उसकी जगह पे खुद जाके कंपाउंड बना ले, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिए बच्चों कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट लाइन करके लिखा है, ऑल आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। इजी। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। तो देखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा उसको पता करने के लिए हम एक रिएक्टिविटी सीरीज यूज करते हैं, और इस सीरीज का ही हम लोग नाम देते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। उसमें हाइड्रोजन के ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे बच्चों वो हाईली रिएक्टिव होंगे, और उसके हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेंगे, लेस वाले कभी भी मोर को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं याद रखना है कि कौन किसको करेगा, आप उस सीरीज के थ्रू आराम से पता कर पाएंगे। और उस सीरीज को भी कैसे याद रखना है उसका भी मैं बड़ा प्यारा सा ट्रिक आपको बताऊंगा। तो अब आगे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जानने के लिए।